गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग ने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो उसके बाद हमने बताया था कि रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन कैसे होता है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन कैसे होता है। नेक्स्ट हमने टॉपिक पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल। ठीक, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल में आपको बताया गया था कि कुछ रेजिस्टेंस उस कनेक्शन में सीरीज में होते हैं और कुछ रेजिस्टेंस उसमें पैरेलल में होते हैं। तो कौन कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में हैं उस कनेक्शन में, कौन कौन से पैरेलल में हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बताया गया था सीरीज रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी और पैरेलल रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी। वो भी कौन सी प्रॉपर्टी, जो करंट बेस्ड है। तो आपको बताया गया था जब करंट आपका क्या होता है, किन्हीं दिए हुए रेजिस्टेंसेज में सेम होता है, तो वहाँ पे बताया जाता है दैट ऑल रेजिस्टेंसेज इन सीरीज कनेक्शन। इफ करंट इज फ्लो आफ्टर डिवाइडिंग देन दैट ऑल द रेजिस्टेंसेज आर इन पैरेलल कनेक्शन। ये आपको बताया गया था। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करंट डिवाइडर रूल और वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो पहले वोल्टेज डिवाइडर रूल की बात करते हैं, फिर करंट डिवाइडर रूल की बात करते हैं। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल की बात करेंगे तो वोल्टेज डिवाइडर की रूल में हमने आपको बताया था कि वोल्टेज कहाँ डिवाइड होता है, पहले ये ध्यान देना है। तो आपको सीरीज कनेक्शन में बताया गया था प्रॉपर्टी। इस सीरीज कनेक्शन के फिर जब रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो उसमें दो प्रॉपर्टी होता है कि रेजिस्टेंस सीरीज के केस में क्या होते हैं, उनमें जो करंट का फ्लो होता है वो सेम होता है, लेकिन सीरीज के केस में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस का वो अलग होता है। तो अलग जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, हर एक रेजिस्टेंस का अलग अलग वो वोल्टेज ड्रॉप कहलाता है। और वो जो अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो टोटल सप्लाई वोल्टेज होता है जो किसी बैटरी के थ्रू या किसी सेल के थ्रू हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं उस सर्किट को, तो वो टोटल वोल्टेज क्या होता है, इस इन वोल्टेज ड्रॉप के फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। और जो कि वो वोल्टेज ब्रेक होकर के वो वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। तो इस तरीके से हमको ये समझना है कि द वोल्टेज डिवाइडर रूल इज ऑलवेज एप्लीकेबल टू द सीरीज कनेक्शन। मतलब जो वोल्टेज डिवाइडर रूल बना हुआ है, ये रूल जो बना हुआ है ये ऑलवेज एप्लीकेबल, मतलब ये हमेशा कहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं, जहाँ पे हमको सीरीज कनेक्शन दिखेगा, जहाँ पे हमको सीरीज कनेक्शन दिखेगा वहीं पे हमें इसे अप्लाई करना है। तो बात करेंगे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग समझेंगे कोई दो रेजिस्टेंस है, तो कोई दो रेजिस्टेंस यहाँ पे लेके चला जा रहा है, जहाँ पे एक रेजिस्टेंस R1 है, जहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस R2 है, और उसके क्रॉस क्या किया जा रहा है, हम लोग B वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं किसी बैटरी के थ्रू या किसी सेल के थ्रू, और इस B बैटरी से क्या हो रहा है, एक I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। उस I एम्पियर के करंट फ्लो करने के बाद क्या हो रहा है, ये करंट क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, सॉरी करंट फ्लो कर रहा है R1 के थ्रू होते हुए R2 में। और जब ये करंट R1 के थ्रू होते हुए R2 में फ्लो कर रहा है तो ये क्या हो रहा है, हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस समथिंग ड्रॉप हो रहा है। जो समथिंग ड्रॉप हो रहा है वो R1 के क्रॉस का नोट किया गया है V1 से, और जो R2 के क्रॉस का समथिंग ड्रॉप हो रहा है उसको नोट किया गया है R2 से। ठीक, अब जो R1 से नोट किया गया, जो V1 से नोट किया गया है वो क्या कहलाएगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर R1, और जो V2 से नोट किया गया वो क्या कहलाएगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2। ठीक, अब बात करेंगे कि अगर ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सेम होता तो ड्रॉप भी क्या होता, सेम होता। अगर हम एक रेजिस्टेंस को R1 के फॉर्म में नोट किए हैं और दूसरे रेजिस्टेंस को R2 के फॉर्म में नोट किए हैं, यानी कि हमको ये कहना है कि वो दोनों रेजिस्टेंस अलग अलग है, यानी कि उनके अक्रॉस होने वाला ड्रॉप भी अलग होगा। क्यों अलग होगा, क्योंकि करंट का फ्लो सेम है लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो वोल्टेज ड्रॉप को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज किसका करेंगे, ओम्स लॉ का। तो ओम्स लॉ कहता क्या है कि V इक्वल टू IR। ठीक, अब बात करेंगे अगर हम ड्रॉप V1 को कैलकुलेट करने जाएंगे तो ड्रॉप V1 को क्या लिखेंगे, करंट की वैल्यू सेम है इसलिए I इंटू यहाँ क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस इस केस में क्या है, R1 है। लेकिन बात करेंगे जब हम इस केस में क्या लिखेंगे, V2 के केस में, तो यहाँ का ड्रॉप क्या है, V2 है, करंट दोनों में सेम है तो करंट की वैल्यू I लेंगे, और रेजिस्टेंस की वैल्यू इस केस में क्या है, R2, तो यहाँ पे R2 लिखेंगे। ठीक, अब बात करेंगे क्या, ये जो V इक्वल टू IR है, ये V कौन सा है, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, सप्लाई वोल्टेज या टोटल वोल्टेज। यहाँ लिख लेंगे हम लोग V सप्लाई मतलब सप्लाई वोल्टेज, और V टोटल जिसको पढ़ेंगे यार टोटल वोल्टेज, और ये किसके बराबर होगा, I इंटू R टोटल।
अब बात करेंगे कि आर टोटल क्या है। तो हमने आपको बताया था कि सीरीज कम्बिनेशन में जब हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालते हैं या टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं तो उस केस में क्या करते हैं कि रेजिस्टेंसेस को आपस में ऐड कर लेते हैं। 2 है तो R1 प्लस R2, 3 है तो R1 प्लस R3, 4 है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लेते हैं। अगर उससे अधिक है तो एंड सो ऑन करके इस तरह से ऐड कर लेते हैं। यानी कि फॉर सीरीज कम्बिनेशन लिखेंगे फॉर सीरीज कम्बिनेशन R total is equal to R1 plus R2 plus and so on। तो यहाँ पे अभी हम लोग कितने रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं कनेक्शन में? 2 दिखा रहे हैं। तो 2 दिखा रहे हैं तो यानी कि एंड सो ऑन करने की जरूरत नहीं, सिंपली हमको क्या लिखना है R1 प्लस R2। ठीक, अब इस R टोटल को यूज कर लेंगे कहाँ पे? यहाँ पे किसके? यहाँ V टोटल के, यहाँ जिसको सिंपली हम V भी कहेंगे, मतलब यहाँ फिगर में V दिखाए हैं तो यहाँ पे V कहेंगे। तो हम अंडरस्टूड रखेंगे कि ये जो V है इसी को हम सप्लाई वोल्टेज या टोटल वोल्टेज कहेंगे। तो V इक्वल टू यहाँ से क्या लिख सकते हैं? V इक्वल टू हो जाएगा I इंटू ब्रैकेट में R1 प्लस R1 प्लस R2। ठीक, अब इसके बाद जब हम आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से हम I बराबर क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम I, एक मिनट, यहाँ से हम I बराबर, इस यहाँ से I बराबर क्या लिख सकते हैं? इसको प्रोसेस को आगे देखेंगे। I इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं V अपॉन R1 प्लस R2, V अपॉन R1 प्लस R2। ठीक, अब हमको पता है कि जो R1 के क्रॉस का ड्रॉप है जो एज ए V1 डिवाइड हो रहा है, V किस में डिवाइड हो रहा है? एज ए V1 एज ए V2। तो बात करेंगे जो R1 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है V1, तो उस V1 की वैल्यू कैसे लिखेंगे? तो V1 इज इक्वल टू, ठीक, अगर ये इक्वेशन 1 मान लें तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन, इसको 1 मान लेते, कहाँ गए ये 1, ये 2 मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं। इसको लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, 1 एंड 3 लिखेंगे। तो 1 एंड 3 लिखेंगे तो 1 का क्या वैल्यू है? V1 इज इक्वल टू, यहाँ पे यूज क्या कर रहे हैं? I। तो I की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? ये क्या है? V अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I के यहाँ ये लिख दिया, इंटू में क्या है? R1 इंटू R1। इसको थोड़ा अरेंज करने के लिए क्या लिख लेंगे? V1 इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक, ये हो जाएगा हमारा ये। ठीक, इसी तरह अब अगले बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 की जब बात करेंगे हम लोग तो 2 एंड 3 में क्या देखेंगे कि इक्वेशन 2 क्या है? ये है V2। अब V2 इज इक्वल टू है क्या? I इंटू R2। तो I की वैल्यू हम 3 से क्या लिखेंगे? V अपॉन R1 प्लस R2। तो I की वैल्यू लिख दिए V अपॉन R1 प्लस R2 इंटू यहाँ पे क्या है? इंटू यहाँ पे I के साथ क्या है? R2। यहाँ पे R2 कर लेंगे। ठीक, अब बात करेंगे कि जो V2 है वो क्या हो जाएगा? अरेंज करते हुए लिखेंगे कि V इंटू ब्रैकेट में R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये हो जाएगा क्या? V2। इस तरह से अगर हम देखना चाहें या देखें तो हमको ये दिखेगा कि जो R1 के क्रॉस का जो वोल्टेज ड्रॉप है जिसको हमने V1 से नोट कर रखा है और जो R2 के क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप है जो V2 से नोट कर रखा है, उनकी वैल्यूज क्या क्या हैं? तो R1 के क्रॉस का जो वोल्टेज ड्रॉप V1 है उनकी वैल्यूज हैं V इंटू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इसी तरह जो R2 के क्रॉस का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो वोल्टेज ड्रॉप जो V2 है वो किसके बराबर है? V इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। यहाँ से देखने को हमको ये मिलेगा कि जो V1 है वो किसके बराबर है? तो V किसको कह रहे हैं? सप्लाई वोल्टेज को या टोटल वोल्टेज को? तो V किसको कह रहे हैं? सप्लाई वोल्टेज या टोटल वोल्टेज? तो इसको क्या पढ़ेंगे? सप्लाई वोल्टेज। ठीक, तो इसको पढ़ेंगे क्या? सप्लाई वोल्टेज। अब बात करेंगे R1 क्या है?
अब करेंगे R1 क्या है, तो R1 वो रेजिस्टेंस है, फिगर को देखेंगे समझेंगे हम लोग कि R1 वो रेजिस्टेंस है कि जहाँ का वोल्टेज ड्रॉप हमको कैलकुलेट करना है। तो जहाँ का वोल्टेज ड्रॉप हमको कैलकुलेट करना है उसको क्या कहेंगे, V1। तो जहाँ का वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हम लोग कहेंगे V1। तो V1 वैल्यू किसके बराबर है, V इंटू जहाँ का वोल्टेज ड्रॉप को कैलकुलेट करना है वो रेजिस्टेंस है R1। तो V1 बराबर क्या पढ़ेंगे हम लोग, V1 इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज या टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई R1। R1 मतलब सेम रेजिस्टेंस, सेम रेजिस्टेंस मतलब जहाँ का हम वोल्टेज ड्रॉप लिख रहे हैं या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक। और डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई हमारा क्या है R1 प्लस R2। तो डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 का मतलब कि अगर सर्किट में हमारे दो रेजिस्टेंस है तो उन दोनों रेजिस्टेंस का सम, तो उन दोनों रेजिस्टेंस का सम का मतलब सम ऑफ ऑल। क्लियर बात, उन दो रेजिस्टेंस का सम का मतलब हो गया कि सम ऑफ ऑल। तो सम ऑफ ऑल का मतलब ये है कि अगर सर्किट में दो रेजिस्टेंस लगे हैं तो सम ऑफ ऑल मतलब उन दोनों रेजिस्टेंस का सम। अगर तीन लगे हैं तो सम ऑफ ऑल मतलब तीनों का सम। अगर चार लगे हैं तो उसका क्या मतलब हो गया, सम ऑफ ऑल मतलब चारों का सम। अब इसी तरह हम आगे बात बढ़ाएंगे। जब दूसरे रेजिस्टेंस V2 के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो उस V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस V2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी V2 इज इक्वल टू V क्या है, सप्लाई वोल्टेज टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई R2। मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, R2 को। अब बात करेंगे R2 कौन सा रेजिस्टेंस है, तो R2 वो रेजिस्टेंस है फिगर में जहाँ का हम वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं या कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक, या जिसका कैलकुलेशन हम लिख रहे हैं। तो इस तरीके से हम बात करेंगे, ठीक। तो V2 वो वोल्टेज है जहाँ हमने बताया कि V2 वो वोल्टेज है जो R2 के क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप है, और इसके इक्वल क्या लिख रहे हैं हम लोग, V लिख रहे हैं। तो V क्या है, सप्लाई वोल्टेज है, और V सप्लाई वोल्टेज है इंटू R2 वो रेजिस्टेंस है जहाँ पे हमको वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना है। इसी तरह R1 और R2 की बात करें तो R1 नीचे क्या है, डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 का मतलब ये क्या है, इन दोनों का सम। इन दोनों का सम का मतलब क्या हो गया कि अगर सर्किट में दो रेजिस्टेंस हैं तो वहाँ पे दो रेजिस्टेंस का सम ले लेना है, यानी कि सम ऑफ ऑल कहना है। अगर तीन रेजिस्टेंस हैं तो वहाँ पे तीन रेजिस्टेंस का सम लेना है जिसको सम ऑफ ऑल कहना है। अगर चार रेजिस्टेंस है तो इसी तरह हम लोग चार रेजिस्टेंस का सम ले लेंगे, उसको सम ऑफ ऑल कहना है, ठीक। तो इसको हम सिंपली पढ़ेंगे क्या, चाहे हम V1 के लिए निकालें या V2 के लिए, तो अगर हम कोई भी निकालेंगे तो इक्वल टू क्या कहेंगे, टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई सेम रजिस्टर, मल्टीप्लाई बाई सेम रजिस्टर और डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल रजिस्टर। इस तरह से हम लोग इसको पढ़ेंगे, चाहे V1 के लिए पढ़ें या V2 के लिए पढ़ें। V1 के लिए पढ़ें या V2 के लिए पढ़ेंगे तो हमेशा क्या कहेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय द सेम रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। इस तरीके से हमको जानना है, समझना है, ठीक। क्योंकि क्या है कि अगर कभी फिगर में आपका इस तरीके से दे दे 2 ओम 3 ओम और आपको यहाँ पे 10 वोल्ट, अब आपसे कह रहा है क्या कि इस फिगर के लिए V1 कितना होगा, V2 कितना होगा। तो आपको अगर ये यहाँ पे आप फार्मूला को क्या करेंगे, मेमोराइज करेंगे, तो वहाँ पे आपको ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर ने जिस टॉपिक में हमको वोल्टेज डिवाइडर रूल या करंट डिवाइडर रूल बताया था तो उस टॉपिक में सर ने R1 किसको माना था, R2 किसको माना था, R1 पहले वाले को माना था कि बाद वाले को माना था। तो उस बेस पे जब आप फार्मूला लगाने जाएंगे तो अगर आप कंफ्यूज होंगे तो उसके हिसाब से आप गलत कर देंगे, ठीक। इसीलिए कॉमन बेस बताया जा रहा है, चाहे ये फार्मूला हो या ये फार्मूला हो। तो कॉमन क्या बताया जा रहा है कि दोनों केस में क्या बताया जा रहा है कि दोनों केस में आपको ये याद रखना है क्या कि टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई सेम रजिस्टर और डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल, ठीक। तो कहने का मतलब ये है अगर हमको यहाँ के लिए वोल्टेज कैलकुलेट करना है
तो क्या लिखना है, V1 इज इक्वल टू, टोटल वोल्टेज कितना है यहाँ पे 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाई, टोटल वोल्टेज क्या है मेरा इस सर्किट का 10 हो गया, मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पे क्या लिखा है सेम रजिस्टर, तो सेम रजिस्टर किसका किसका सेम रजिस्टर, जिसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन किसका कर रहे हैं V1 का, तो V1 के लिए सेम रजिस्टर क्या है 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2, फिर डिवाइडेड बाय क्या लिखा है सम ऑफ ऑल रजिस्टर, तो सम ऑफ ऑल रजिस्टर में करना है क्या आपको, सर्किट में देखना है क्या कि कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक, तो सर्किट में कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वो देखना है, तो सर्किट में कितने रेजिस्टेंस हैं अभी आपके, बस 2 रेजिस्टेंस है, जिसमें से एक की वैल्यू 2 ओम है और दूसरे की वैल्यू 3 ओम है, तो सम ऑफ ऑल करेंगे तो 2 + 3 हो जाएगा, तो 2 + 3 की वैल्यू 5, तो यहाँ आ जाएगा 10 × 2 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 वोल्ट, ठीक। इसी तरह आप दूसरे की बात करेंगे हम लोग, तो दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप क्या सो रखा आपने V2, तो जब V2 को कैलकुलेट करेंगे हम लोग, V2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, टोटल वोल्टेज, ऊपर क्या है सेम रेजिस्टेंस, तो ऊपर क्या है सेम रजिस्टर, तो सेम रजिस्टर मतलब कौन सा सेम रजिस्टर लिखेंगे, जिसका हम वोल्टेज ड्रॉप निकाल रहे हैं उसका, तो वोल्टेज ड्रॉप किसका निकालना है 3 का, तो 3 का वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, यानी कि V2 के अक्रॉस का जो रेजिस्टेंस है, यानी कि V2 के लिए सेम रेजिस्टेंस क्या है 3 ओम, यहाँ मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे, डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल रजिस्टर, तो सम ऑफ ऑल रजिस्टर कहने का मतलब सर्किट में कितनी रजिस्टर जुड़े हुए हैं, तो सर्किट में अगर 3 रजिस्टर जुड़े हैं तो 3, 4 जुड़े हैं तो 4, 5 जुड़े हैं तो 5, 6 जुड़े हैं तो 6, सबका एक साथ सम ले लेना है, लेकिन इस केस में हमारा 2 ही जुड़ा है, तो 2 कौन कौन से 2 ओम और 3 ओम, तो यहाँ पे 2 + 3 कर लेना है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 10 × 2 डिवाइडेड बाई 5, 10 × 3 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 6 वोल्ट, ये हो जाएगा आपका क्या वोल्टेज डिवाइडर रूल के हिसाब से कि V1 कितना आएगा, V2 कितना आएगा, V3 कितना आएगा, ठीक। अब बात करें कि अभी जो हमने फार्मूला पढ़ रखा है वो कितने पे पढ़ रखा है 2 रेजिस्टेंस के लिए, अब बात करें कि अगर सर्किट में 3 रेजिस्टेंस आ जाते हैं उस केस में आपको क्या करना है, एक चीज ये बताना यहाँ पे रह गया कि जो टोटल वोल्टेज है V टोटल वो हमेशा किसके बराबर होगा V1 + V2 के, तो V1 कितना है 4 और यहाँ V2 कितना है 6, यानी कि V टोटल देख लिया आप 10 वोल्ट के बराबर है पिछले फिगर के अनुसार। अब बात करेंगे इस फिगर में कि अगर इस फिगर में हमारे पास 3 रजिस्टर हैं और उनके तीनों के क्रॉस का जो टोटल वोल्टेज है वो 20 वोल्ट है, तो इसके क्रॉस अगर समथिंग वोल्टेज ड्रॉप V1 आ रहा है, इसके क्रॉस का समथिंग वोल्टेज ड्रॉप V2 आ रहा है और इसके क्रॉस का समथिंग वोल्टेज ड्रॉप V3 आ रहा है, तो ऐसे केस में करना है क्या है, जो V1 होगा वो किसके बराबर होगा V2 के होगा, किसके बराबर होगा V3 होगा, किसके बराबर होगा ये आपको समझना है, ठीक। तो अब बात करेंगे 2 प्रोसेस है, 2 प्रोसेस क्या है कि आपको 2 तरीके से किस तरीके से समझना है इसको, कि अगर सर्किट में 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस है जहाँ वहाँ पे भी आपको वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाते हुए आपको वोल्टेज का कैलकुलेशन करना है हर एक रजिस्टर के पास, तो करना क्या है, या तो हमने आपको जो फार्मूला ये बताया है वो कितने पे बताया है 2 रेजिस्टेंस पे, तो यानी कि सर्किट में 2 रेजिस्टेंस तैयार करने हैं, तो सर्किट में अभी प्रेजेंट केस में कितने रेजिस्टेंस हैं 3 रेजिस्टेंस हैं, तो 3 रेजिस्टेंस को हमको 2 में बदलना है, ठीक। अब बात करेंगे जब 2 में बदलने जाएंगे तो किन 2 को 1 बनाएंगे, तो बात करेंगे जहाँ का वोल्टेज ड्रॉप आपको कैलकुलेट करना है, जहाँ का वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करने हैं कि मैंने मतलब अगर हमको 2 के क्रॉस का निकालना है तो V1, अगर 3 के क्रॉस का निकालना है तो V2 और इसी तरह 5 के क्रॉस का निकालना है तो V3, तो जिसके भी क्रॉस जिस रजिस्टर के क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप हम लोग कैलकुलेट करने जाएंगे तो उस केस में क्या करेंगे, उस रजिस्टर को छोड़ते हुए बाकी 2 रजिस्टर को 1 बना लेंगे,
तो बाकी दो रजिस्टर को एक बना लेंगे। तो जब एक बनाएंगे तो एक बनाने से पहले आपको ये देखना है कि बाकी दो रजिस्टर किस कॉम्बिनेशन में है, वो क्या सीरीज में है कि वो पैरेलल में है। अगर वो सीरीज में है तो आपको पता है कि सीरीज में रेजिस्टेंसेस को एक बनाने के लिए क्या करना है, सिंपली ऐड कर लेना है। अगर वो पैरेलल में है तो पैरेलल में सिंपली इन दोनों को एक बनाने के लिए आपको पैरेलल कनेक्शन में बताया गया था कि दो रेजिस्टेंस के लिए आर इक्विवेलेंट कितना आता है। तो अभी उस टॉपिक पे जब पहुंचेंगे तो फिर से एक बार बता देंगे आपको, लेकिन अभी प्रेजेंट केस में हम सीरीज की बात कर रहे हैं कि अगर हमको V1 का वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो इसको एक बना लेना है। तो इसको एक बनाना है तो यानी कि अगर हम यहाँ से करंट फ्लो कराएं तो देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक करंट का फ्लो क्या होगा, सेम होगा। जब सेम होगा यानी कि सारे के सारे रजिस्टर सीरीज में हैं, और जब सारे के सारे रजिस्टर सीरीज में हैं तो जब हम किसको एक बनाएंगे, जहाँ पे निकालना उसको छोड़ कर बाकी दो को हम एक बनाएंगे। तो अगर हम यहाँ का निकालना है, V1 का वोल्टेज ड्रॉप निकालने जा रहे हैं, तो हम दो को छोड़ करके बाकी इन दोनों को एक बनाएंगे। तो दोनों को एक बनाएंगे तो इसको हमको क्या पता है कि ये दोनों सीरीज में, तो सीरीज में वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 + 5 = 8 ओम हो जाएगा। यानी कि अब आपके पास सर्किट में दो रेजिस्टेंस तैयार होगा, एक कितने वैल्यू का, एक 2 ओम का और एक 8 ओम का। तो अब आपको क्या करना है, वोल्टेज डिवाइडर रूल के हिसाब से लगा देना है। तो क्या है, V1 = क्या बताया गया है, इन दोनों फार्मूले से क्या हमको फाइनली समराइज होकर निकल रहा है, दोनों फार्मूले ये कह रहे हैं कि टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय सेम रजिस्टर डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल रजिस्टर कह रहा है। तो अब बात करेंगे कि टोटल वोल्टेज का काम क्या कर रहा है सर्किट में, 20। अब बात करेंगे V1 निकालना हमको, तो V1 किसके अक्रॉस है, 2, तो 2 के अक्रॉस है, यानी कि इसके लिए सेम रेजिस्टेंस क्या होगा, V1 के लिए सेम रेजिस्टेंस 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है हम लोग, टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय सेम रेजिस्टेंस। तो सेम रेजिस्टेंस कहने का मतलब ये है जहाँ का वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो कहाँ का निकालना है, 2 का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब बात कर लिए हैं हम लोग कि नीचे क्या लिखे हैं, सम ऑफ ऑल रजिस्टर। तो सम ऑफ ऑल रजिस्टर मतलब कि अब आपने सर्किट में दो रजिस्टर तैयार कर लिए, 2 ओम का और एक 8 ओम का, ठीक। इन दोनों कॉम्बिनेशन को एक बना दिए जिसकी वैल्यू 8 ओम हो गई। तो 2 प्लस इसको क्या कर लेंगे, 8 कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 40 / 10 = 4 वोल्ट, ठीक। सिंपली अगर आपको दो को एक बनाते हुए नहीं चलना है तो सिंपली क्या करना है, आपको क्या करना है, अभी भी उसी कंसेप्ट पे रहना है कि टोटल वोल्टेज टोटल हो गया, मल्टीप्लाई बाय सेम रजिस्टर। तो सेम रजिस्टर V1 के लिए सेम रजिस्टर क्या होगा, 2 होगा, मतलब जिसके क्रॉस का ड्रॉप निकालना है 2, और डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल रजिस्टर। तो इस सर्किट में, इस केस के सर्किट में, इस प्रेजेंट केस में सर्किट में कितने रजिस्टर है, 3 है, 1 2 3, ठीक। तो क्या कर लेना है, 2 + 3 + 5, तो ये भी क्या बताएगा, ये भी हो जाएगा 40/10 = 4 वोल्ट। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं आप लोग, कहने का मतलब इस तरीके से भी कर सकते हैं या सर्किट में दो रेजिस्टेंस तैयार कर करके भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये चीज ध्यान देना। इसी तरह अगर हमको V2 कैलकुलेट करना है तो V2 के लिए फिर हमने बताया फार्मूले से फाइनल समराइज होकर क्या आ रहा है, ये आ रहा है कि क्या कह रहा है ये फार्मूला, टोटल वोल्टेज सर्किट का क्या है, 20, फिर मल्टीप्लाई बाय सेम रजिस्टर। तो किसका सेम रजिस्टर, जिसका ड्रॉप निकालना है, तो ड्रॉप किसका निकालना है हम लोग, V2 का, मतलब V2 ड्रॉप निकालना है, और V2 किसके क्रॉस है, 3 का, तो मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल। तो सम ऑफ ऑल मतलब 2 + 3 + 5 यानी कि 60 / 10 = 6 वोल्ट। इसी तरह चलेंगे तीसरे केस में। तो तीसरे केस में वोल्टेज ड्रॉप कितना है, V3 है, ये कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय सेम रजिस्टर, इस बार क्या है, 5 है, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल 2 + 3 + 5 यानी कि 100 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 10, और ये कितना आएगा, 10 वोल्ट। अब आपको क्या बताया गया कि इन तीनों का जो सम आएगा V1 + V2 + V3, ये सम किसके बराबर होगा, 4 + 6 + 10 = ये किसके बराबर होगा, टोटल के। तो आप देख लेंगे कि अगर ये आ रहा है कि 4 + 6 + 10 = अगर टोटल के बराबर आ रहा है तो यानी कि आप समझेंगे कि हमारा जो प्रोसेस है वोल्टेज डिवाइडर रूल का ये सही चल रहा है। तो स्टूडेंट्स, तो ये था वोल्टेज डिवाइडर रूल, जिसको हमेशा ध्यान में रखना है क्या, इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल टू द सीरीज कॉम्बिनेशन, नॉट एप्लीकेबल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज होकर के इस रूल को आप करें पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे तो आप समझिए वहां पे गलत कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे करंट डिवाइडर।
अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है करंट डिवाइडर रूल। तो करंट डिवाइडर रूल में पहले बात करेंगे कि करंट डिवाइड कहाँ होता है, पहले ये हमको समझना है, तभी वहाँ पे वो रूल अप्लीकेबल होगा। तो अभी आपको बताया गया कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कनेक्शन की कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार का, एक आपका सीरीज कहलाता है, एक पैरेलल कहलाता है। जब इनको मिक्सअप कर देते हैं तब वो सीरीज पैरेलल कहलाता है। तो अब बात करेंगे कि करंट का फ्लो कहाँ पे डिवाइड होकर के होता है। तो अभी हमने जैसा कि पढ़ा कि पिछला कि सीरीज कम्बिनेशन में वो क्या होता है, करंट का फ्लो सेम होता है लेकिन वोल्टेज का जो वोल्टेज होता है वो डिवाइड हो जाता है। लेकिन हम पैरेलल सर्किट में जब बात करेंगे तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि करंट का जो फ्लो होता है वो डिवाइड होकर के होता है। तो अगर यहाँ पे यानी कि ये समझना है कि करंट डिवाइडर रूल वहीं पे अप्लीकेबल होगा जहाँ पे करंट डिवाइड होकर के फ्लो करेगा। अब बात करेंगे कि क्या करंट सीरीज कनेक्शन में डिवाइड होकर के फ्लो करता है कि पैरेलल कम्बिनेशन में डिवाइड होकर के फ्लो करता है। तो जैसा कि पिछले वीडियोज में हमने या लेक्चर में डिस्कस कर रखा है कि जो करंट का फ्लो होता है वो पैरेलल डिवाइड होकर के किस में फ्लो करता है, वो पैरेलल कनेक्शन में होता है। यानी कि आपको सिंपली कहना है क्या कि करंट डिवाइडर रूल इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन, कि करंट डिवाइडर रूल जो है वो हमेशा कहाँ पे हम लोग लगाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझेंगे कि कोई 2 रेजिस्टेंस ले रखा है हमने, जहाँ पे एक रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 ले ली, मान लेंगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 मान लेंगे, दूसरे रेजिस्टेंस की वैल्यू R2 मान लेंगे, और इन दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस लगने वाला जो टोटल वोल्टेज है या बैटरी है वो कितने वोल्ट की सप्लाई दे रहा है, 20 वोल्ट की सप्लाई दे रहा है। इस 20 वोल्ट की बैटरी से क्या होगा, एक आई एम्पियर का करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो वो करंट का जो फ्लो होगा एक टर्मिनल से लेकर के दूसरे टर्मिनल तक होगा। तो एक टर्मिनल से लेकर के जो दूसरे टर्मिनल तक का करंट का फ्लो है उनके बीच में जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो आपको बस यही देखना है कि क्या वहाँ पे करंट सेम चल रहा है या डिवाइड होकर के चल रहा है। तो जब इस फ्लो को, करंट के फ्लो को आप आगे बढ़ाएंगे तो आपको दिखेगा कि एक पॉइंट मिल रहा है। उस पॉइंट पे क्या होगा कि करंट आकर करके ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक होकर करके ये R1 में एज I1 चला जाएगा और R2 में एज I2 चला जाएगा। तो R1 में जो करंट का फ्लो होगा वो एज I1 जाएगा और R2 में जो करंट का फ्लो होगा वो एज I2 जाएगा। फिर ये दोनों करंट इधर से आकर के यहाँ पे और यहाँ से आकर के यहाँ पे मिल कर करके फिर I1 कर करके दूसरे टर्मिनल तक पहुँच जाएगा। तो देखेंगे कि अगर ये टर्मिनल A है और ये टर्मिनल B है, तो टर्मिनल से अगर करंट A से I चल रहा है तो टर्मिनल B तक I पहुँच भी रहा है, ये भी देख रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं क्या, A और B के बीच में देखना है, ना कि हमको A पे देखना है, ना कि हमको B पे देखना है। अगर आप केवल A और B पे देखेंगे तो आपको तो यहाँ पे भी I दिखेगा और यहाँ पे भी I दिखेगा। हमको ध्यान कहाँ देना है कि जो 2 टर्मिनल है हमारे A और B, उनके बीच में जो इतने भी रेजिस्टेंसेज लगे हैं 2, 3, 4, क्या उनके बीच में करंट का फ्लो कैसा है। तो उनके बीच में करंट का फ्लो कैसा है, हम देख रहे हैं क्या कि उनके बीच में ये जो टोटल करंट है वो डिवाइड होकर के फ्लो कर रहा है। तो जब वो डिवाइड होकर के फ्लो करेगा तो वहाँ पे क्या बताया गया है कि जब करंट डिवाइड होकर के फ्लो करेगा तो ये क्या प्रेजेंट शो करता है कि वो रेजिस्टेंसेज किस में है, पैरेलल कनेक्शन में। और पैरेलल कनेक्शन में अगर यहाँ का ड्रॉप V1 है और यहाँ का ड्रॉप V2 है, तो ये जो V1 V2 होता है, यहाँ पे लिखेंगे हम इन पैरेलल कनेक्शन V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V। मतलब पैरेलल कनेक्शन के लिए क्या होता है कि जो V है वो हमारा किसके बराबर होता है, ये जो V1 V2 ये V के बराबर होते हैं। मतलब V क्या है, ये टोटल वोल्टेज। यहाँ पे आपको V बता दें, जो V लिखा हुआ, लेकिन इसको समझना क्या, यही V क्या है, इस सर्किट का सप्लाई वोल्टेज है, यही इस सर्किट का टोटल वोल्टेज है। या तो हम इसको V सप्लाई कहेंगे या V टोटल कहेंगे या V सिंपली V कहेंगे, तो हम आपको अपने नॉलेज में रखना पड़ेगा कि ये सारी वोल्टेज यही है, V टोटल है। अब बात करेंगे कि टोटल के केस में ये V होगा कितने के बराबर। तो टोटल के केस में ये V किसके बराबर होगा, I इंटू R। ठीक, तो V जो I इंटू R के बराबर है, वहां पे R कौन सा होगा, R टोटल होगा। ठीक, अगर ये V हमारा V सप्लाई और V टोटल के बराबर, तो V टोटल किसके बराबर, R टोटल के बराबर है। ठीक, अब बात करेंगे कि R टोटल क्या होगा इस केस के लिए, जिसको हम R इक्विवेलेंट कह रहे हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको बताया गया था क्या कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर 2 रेजिस्टेंसेज इस तरीके से हैं कि हमारा
मतलब पैरेलल में जुड़े हैं, तो वहाँ पे 1 अपान अगर हम आर इक्विवेलेंट लिखेंगे तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 करेंगे एंड सो ऑन करते हुए, तो वो वहाँ से जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो वैल्यू क्या हो जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 हो जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पैरेलल कनेक्शन में जो टोटल रेजिस्टेंस होगा उसको कहेंगे क्या, हम उसको कहेंगे R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक, तो ये इतने पैरामीटर ये जो लिखे गए हैं ये पैरेलल कनेक्शन में होते हैं, ये हमारे नॉलेज में होना चाहिए। फिर इसके बाद हम डिवाइडर रूल की बात करेंगे। अब जब डिवाइडर रूल की बात करेंगे तो V1 की वैल्यू क्या है, V2 की वैल्यू क्या, उसका डिस्कस कर लेंगे। तो ओम्स लॉ से जब V1 की वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अब V1 में जब V1 जो लिखेंगे तो R1 का करंट अलग है, R2 का करंट अलग है, तो यानी कि यहाँ पे करंट की वैल्यू अलग अलग लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे I1 इंटू R1, और इसी तरह यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, V2 की वैल्यू क्या लिखेंगे I1 इंटू सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे R2 ब्रांच का करंट क्या है I2 है, यहाँ क्या लिखेंगे I2 इंटू R2। ठीक, अब बात करेंगे क्या कि V1 V2 क्या है, तो V1 V2 क्या है, V के बराबर है, यानी कि हम यहाँ पे V1 को V से रिप्लेस कर लेंगे जो कि किसके बराबर हो जाएगा I1 R1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे भी V2 को V से रिप्लेस कर लेंगे जो कि किसके बराबर हो जाएगा I2 R2 के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं ताकि आपको अलग अलग क्लियर है। अब यहाँ से हमको क्या चाहिए, V किसके बराबर है I इंटू आर टोटल के बराबर है। क्लियर है सबको, V किसके बराबर है I इंटू आर टोटल, और आर टोटल किसके बराबर, इसके बराबर है। तो V के यहाँ ये वैल्यू रख देंगे, तो V के इक्वल टू पहले स्टेप में I इंटू आर टोटल कर ले रहे हैं जो कि किसके बराबर है I1 R1, इधर भी कर ले रहे हैं, ये किसके बराबर है I इंटू आर टोटल जो कि किसके बराबर है I2 R2। इसको हम अलग अलग तरीके से देखेंगे। मान लीजिए इक्वेशन 2 चल रहा है, ये 1 चल रहा है, 2 चल रहा है। अब यहाँ पे अब देखेंगे कि आर टोटल की वैल्यू किसके बराबर, इसके बराबर है, तो यहाँ से फिर ले जाके रख देंगे आर टोटल किसके बराबर है R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक, यहाँ भी ला के रख देंगे सेकंड वाले इक्वेशन में I इंटू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक, अब हमको दिखेगा क्या कि यहाँ पे भी R1 है, यहाँ पे भी R1 है, तो ये R1 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर इक्वेशन 2 वाले में देखेंगे तो इधर लेफ्ट साइड में भी R2 है और राइट साइड में भी R2 है, तो R2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 में क्या देखेंगे कि जो I1 है वो किसके बराबर है, वो I1 जो है वो हमारा किसके बराबर बचेगा, यहाँ पे क्या क्या बच रहा है I बच रहा है, इंटू ब्रैकेट में क्या बच रहा है R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये हो गया आपका। इसी तरह से यहाँ से I2 बराबर क्या बच रहा है, I ब्रैकेट में क्या बच रहा है R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो अब यहाँ से हमको क्या देखना है कि जो ब्रांच R1 है उस ब्रांच से होकर फ्लो करने वाला करंट जो I1 है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, उस ब्रांच का वैल्यू उस ब्रांच का करंट की वैल्यू किसके बराबर है I इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। और जो दूसरा ब्रांच है जिसका रेजिस्टेंस R2 है उस ब्रांच में होकर फ्लो करने वाला करंट जो I2 है उस ब्रांच का करंट I2 की वैल्यू क्या होगी उसकी वैल्यू बात करेंगे। तो वो चीज देख रहे हैं हमने क्या इवेल्युएट कर रखा है, वो चीज हमने इवेल्युएट कर रखा है I मल्टीप्लाई ब्रैकेट में R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, I मल्टीप्लाई बाई R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अब बात करेंगे ये है क्या चीज, तो यहाँ पे I को अगर हम पहचानने चलें तो I क्या कहलाएगा इस सर्किट का, I इस सर्किट का यहाँ पे ये जो फ्लो कर रहा है इस सर्किट का क्या कहलाएगा टोटल करंट और सप्लाई करंट। इस सर्किट का क्या कहलाएगा ये I टोटल करंट या सप्लाई करंट। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों फार्मूले से एक समराइज करके हम लोग लिखेंगे कि I किसके बराबर है टोटल करंट के बराबर है। ठीक, अब मल्टीप्लाई करना है।
अब देखेंगे जब I1 की वैल्यू निकालना है तो हम लोग मल्टीप्लाई किससे किए यहाँ पे R2 से, लेकिन अब यहाँ पे जब R2 की वैल्यू निकालना है तो वहाँ पे हमने I में किससे मल्टीप्लाई किए R1 से। अब इस फिगर को फिर दोबारा देखेंगे तो देखेंगे कि जब हम I1 की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो इस I में जिसको हम टोटल करंट कह रहे हैं उसमें मल्टीप्लाई किया हुआ R2, ठीक। तो R2 कौन सा रेजिस्टेंस है इसको पहचानना है। R2 वो रेजिस्टेंस है जो जिसमें हम करंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसका अपोजिट रेजिस्टेंस है। आप करंट किस में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, R1 में, क्योंकि आप I1 की वैल्यू निकाल रहे हैं। आप I1 की वैल्यू निकाल रहे हैं यानी कि आप R1 में करंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो जिस रजिस्टर में करंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसका अपोजिट रेजिस्टेंस है R2। इसी तरीके से यहाँ पे जब हम I2 की बात करेंगे तो I2 कहाँ है, I2 R2 ब्रांच का रजिस्टर है। I2 क्या सर, I2 क्या है, R2 ब्रांच का करंट है। I2 क्या है, R2 ब्रांच का करंट है। तो अब बात करेंगे कि यहाँ पे जब I2 निकालने जा रहे हैं तो I से मल्टीप्लाई क्या R1 है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब हम R2 ब्रांच का करंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो हम जो टोटल करंट आई उसमें मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं, R1 में कर रहे हैं। यानी कि हमको दोनों केस में ये दिख रहा है कि जब I1 कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो टोटल करंट में हम R2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जब I2 मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो टोटल करंट में R1 से मल्टीप्लाई। तो I1 जो करंट है पहले ब्रांच का, लेकिन मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, अपोजिट रेजिस्टेंस से। इसी तरीके से यहाँ पे बात करेंगे R2 किसका करंट है, R2 ब्रांच का करंट है, लेकिन मल्टीप्लाई किस टोटल करंट में मल्टीप्लाई कर रहा है अपोजिट रेजिस्टेंस। यहाँ क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय अपोजिट रेजिस्टर। और डिवाइडेड बाय क्या है, अब डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ बात करेंगे तो डिवाइडेड बाय क्या है, इसलिए इस सर्किट में दो रेजिस्टेंस है तो R1 प्लस R2 का सम है, ठीक। तो R1 प्लस R2 का सम है, मतलब यहाँ पे क्या कहेंगे, सम ऑफ ऑल रजिस्टर, सम ऑफ ऑल रजिस्टर, ठीक। ये हो गया आपका समराइज फार्मूला। तो आपको ऐसा ना हो कि कभी अगर ये वैल्यू न्यूमेरिक फॉर्म में दिया हो, ये 2 लिखा हुआ, ये 3 लिखा हुआ और ये 10 लिखा हुआ, तो ऐसा ना हो कि अगर कभी न्यूमेरिक वैल्यू में लिखा हो तो आपको ये कंफ्यूजन हो कि सर ने उस लास्ट लेक्चर में या उस लास्ट वीडियो में किसको R1 माना था, किसको R2 माना था। अगर आप इस कंसेप्ट पे रहेंगे या मेमोराइज करेंगे कि R1 किसको माने, R2 किसको माने, तो यहाँ पे हमेशा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ये तो फार्मूला ड्राइव होकर के आया, लेकिन इसका जो समराइज वैल्यू है या फॉर्म है उसको समझना आपको। इसका समराइज फॉर्म क्या है, ये फार्मूला ये कह रहा है कि क्या है कि जो भी ब्रांच करंट होगा, चाहे हम R1 के ब्रांच का करंट निकालें या R2 ब्रांच का या R3 ब्रांच का करंट निकालें, तो जो ब्रांच करंट होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय अपोजिट रेजिस्टर। अगर हमको 2 ओम के रेजिस्टर में करंट निकालना है तो टोटल करंट की वैल्यू अगर यहाँ पे 10 एम्पियर है तो टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय अपोजिट रेजिस्टर। तो अपोजिट रेजिस्टर 2 के लिए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 के लिए अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो टोटल करंट मतलब क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। तो यानी कि अगर हमको I1 कैलकुलेट करना है तो सिंपल प्रोसेस है। तो सिंपल प्रोसेस क्या कर रहा है कि टोटल करंट, तो अगर इस सर्किट में टोटल करंट I की वैल्यू 10 एम्पियर है तो क्या लिखेंगे, 10। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, अपोजिट रेजिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे हमको फार्मूला देखने की जरूरत नहीं है, हमको फार्मूला ना रटना है ना समझ क्या देखना है, हमको सीधे कंसेप्ट पे ध्यान देना है। तो कंसेप्ट क्या कह रहा है कि मल्टीप्लाई बाय अपोजिट रेजिस्टर। तो अब बात करेंगे किसका अपोजिट देखेंगे, जहां पे करंट निकालना है उसका अपोजिट देखेंगे। तो करंट कहाँ निकालना है हमको, 2 ओम में। I1 है ना, तो I1 क्या है, 2 ओम का करंट है, तो 2 ओम यानी कि करंट हमको 2 ओम में निकालना है, तो इसके लिए इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 3 से। डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल, तो सम ऑफ ऑल में इस सर्किट में कितने रेजिस्टर है, 2 हैं, तो 2 हैं तो यानी कि 2 प्लस 3, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 6 एम्पियर के बराबर हो जाएगा, ठीक। इसी तरह अगर हमको दूसरे ब्रांच का करंट निकालना है जिस ब्रांच का रजिस्टर 3 ओम है, तो उस ब्रांच का रजिस्टर करंट क्या मान रखा है हमने, I2 मान रखा है। तो I2 का करंट निकालने के लिए अब आपको इस फार्मूले को बार बार बताया जा रहा है, नहीं देखना है, क्या आपको इसके फॉर्म को देखना है जो इसका समराइज्ड फॉर्म है। तो समराइज्ड फॉर्म क्या कह रहा है कि टोटल करंट, तो टोटल करंट इस फिगर में कितना दिखाया जा रहा है, 10 एम्पियर, यहाँ 10 उठा लेना है, फिर मल्टीप्लाई करना है अपोजिट रजिस्टर से। तो अब बात करेंगे कि अपोजिट रजिस्टर किसका देखना है, तो अब बात करेंगे जहां का करंट निकालना है। तो करंट कहाँ का निकालना है, 3 ओम का निकालना है,
तो 3 ओम का अपोजिट क्या है 2 है, तो 2 से ले जाकर के हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर डिवाइडेड बाय क्या है सम ऑफ ऑल, तो सम ऑफ ऑल मतलब जो रजिस्टर दिख रहे हैं उनका सम ले लेंगे। तो कौन कौन से रजिस्टर दिख रहे हैं 2 और 3 दिख रहे हैं, तो सम ऑफ ऑल मतलब 2 + 3 कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 4 एम्पियर। अब आपको ये भी समझना है कि जो टोटल करंट होता है आई टोटल, वो ब्रांच करंट का सम होता है। यानी कि अगर हम I1 + I2 जोड़े हैं तो वो 10 के बराबर अगर आ रहा है, यानी कि वेरीफाई हो रहा है। ठीक, अगर हम I1 और I2 की वैल्यू जोड़े हैं, अगर वो मतलब इस टोटल करंट के वैल्यू के बराबर आ रहा है, तो आपको ये जानना है कि वो वेरीफाई हो रहा है। अगर ये बराबर नहीं आ रहा है, तो आपसे 2 मिस्टेक्स हो सकते हैं। पहला मिस्टेक कि या तो आपको अगर फार्मूला याद है, तो या तो आपने उसके जहाँ करंट डिवाइडर के जहाँ वोल्टेज डिवाइडर लगा रखा है। अगर फार्मूला नहीं याद है तो आपका कैलकुलेशन मिस्टेक है। बस इतना ही अंतर है, 2 ही मिस्टेक है इसमें पॉसिबिलिटी होती है। एक के पहला पॉसिबिलिटी बता दिया कि कभी कभी क्या होता है कि करंट डिवाइडर रूल के फार्मूले के जहाँ वोल्टेज डिवाइडर लग जाता है, वोल्टेज डिवाइडर में वोल्टेज डिवाइडर की जहाँ करंट डिवाइडर लग जाता है। और दूसरा मिस्टेक कैलकुलेशन मिस्टेक। अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, मतलब ये आपका अगर नहीं ऐसा होता है, तो जो आपका कैलकुलेशन आएगा वो टोटल के बराबर आएगा। अब बात करेंगे कि जो फार्मूला हमने आपको तैयार कराया, ये जो इसका समराइज्ड फॉर्म बताया, वो कितने पे बताया जब सर्किट में 2 रजिस्टर थे। अब बात करेंगे अगर सर्किट में 3 रजिस्टर हैं तो क्या होगा। अब आपको एक समराइज्ड फॉर्म दे दिया गया, आपको केवल इतने पे काम करना है जो सामने लिखा हुआ है। मान लीजिए सर्किट में आपके पहले 3 रजिस्टर हैं, अभी 3 पे बात कर लिया जाए। दो, 3, 5। हाँ जी, अब बात करेंगे कि इस फिगर में हमने 3 रजिस्टर पे एक सर्किट ले लिया, जहाँ पे तीनों रजिस्टर क्या है पैरेलल में। पैरेलल है या नहीं है, सिंपल सा तरीका बता दिया। अगर करंट डिवाइड होकर के फ्लो कर रहा है तो वहाँ पे रजिस्टर से सारे रजिस्टर क्या करेंगे कि रजिस्टर आर इन पैरेलल। ठीक, अब बात करेंगे कि अभी हम प्योरली पैरेलल और प्योरली सीरीज पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी आगे आएगा क्या सीरीज पैरेलल। तो उसमें कुछ रजिस्टर सीरीज में होंगे, कुछ रजिस्टर पैरेलल में होंगे। तो वहाँ की बात बाद में करेंगे, पहले हम सिंपल पढ़ लें ताकि आपको जो बेसिक हो वो क्लियर हो जाए। ठीक, तो अब बात कर रहे थे कि अगर 3 रजिस्टर है और इस ब्रांच का बहने वाला करंट I1 है, इस ब्रांच का बहने वाला करंट I2 है, इस ब्रांच का बहने वाला करंट I3। ठीक, अब हमने जो फार्मूला पढ़ रखा है वो 2-2 के लिए पढ़ रखा है, क्योंकि हमने अभी जो फार्मूला ड्राइव किया वो दो रेजिस्टेंस का सर्किट लेकर करके वो आपको बताया। क्या बताया कि अगर पहले ब्रांच का करंट, पहला रजिस्टर R1 है, दूसरा रजिस्टर R2 है, पहले ब्रांच में बहने वाला करंट I1 है, दूसरे ब्रांच में बहने वाला करंट I2 है, तो पहले ब्रांच का जो करंट होगा I1 वो किसके बराबर होगा I × R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2, और जो दूसरे ब्रांच का करंट I2 है वो किसके बराबर होगा I × R1 डिवाइडेड बाई R1 + R2। अब बात करेंगे कि अगर हमारे पास 3 रजिस्टर है, तो हमने 3 रजिस्टर के लिए बताया नहीं, तो अब कैसे इसको यूज करेंगे। तो 3 रजिस्टर अगर आ गया या उससे ज़्यादा आ गया, तो उसको यूज करने के लिए हमने करना क्या है, वो देखना है क्या कि जिस रजिस्टर का करंट निकालना, उस रजिस्टर को छोड़ते हुए बाकी 2 रजिस्टर को एक बना लेना है। अगर हमको इस ब्रांच का करंट निकालना है, 2 ओम का करंट निकालना, तो इन दोनों को एक बना लेना है। तो इन दोनों को जब हम एक बनाने जाएंगे तो एक बन जाएगा, यानी कि पहला जिसको छोड़ रखे हैं, और जब इन दोनों को एक बनाएंगे तो यानी कि जो छोड़ रखे हैं और जो एक बनाए, तो कितने तैयार हो गए सर्किट में 2 रेजिस्टेंस तैयार हो गए। अब जब 2 रेजिस्टेंस तैयार हो गए तो 2 पे आपको फार्मूला बता दिया गया या कंसेप्ट बता दिया गया, तो उसका यूज करेंगे। तो अब बात करेंगे कि अब इनका रिलेशन देखना है कि जो 3 और 5 ओम के रजिस्टर इस सर्किट में जुड़े हुए हैं वो कितने ओम के हैं, वो किस कॉम्बिनेशन में है। तो 3 और 5 ओम के जो रजिस्टर जुड़े हुए हैं वो किस कॉम्बिनेशन के हैं, तो आप जब चेक करने जाएंगे तो आपको दिखेगा कि इनमें जो करंट का फ्लो है वो अलग अलग है या डिवाइड होकर के फ्लो कर रहा है। तो इसलिए आपका ये किस में जाएगा, पैरेलल में जाएगा। तो अगर ये पैरेलल में जाएगा तो आपको 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका है क्या है 3 पैरेलल टू 5। इनको सॉल्व करने का क्या तरीका है 3 × 5 डिवाइडेड बाई 3 + 5, 15 डिवाइडेड बाई 8 कर लिया, तो समथिंग हमारा कुछ रेजिस्टेंस आ गया। मान लीजिए हमारा रेजिस्टेंस एक RX आ गया।
सॉल्व कर लिया, कुछ वैल्यू आ गई Rx। तो अब हमारे पास दो रजिस्टर हो गए, कौन कौन सा, एक 2 ओम का और एक Rx ओम का। अब हमको अगर I1 की वैल्यू निकालनी है तो I1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये कंसेप्ट क्या समराइज फार्मूला क्या कह रहा है, टोटल करंट। तो सर्किट का टोटल करंट कितना है, यहाँ पे है 20। अब बात करेंगे समराइज फार्मूला क्या कह रहा है, अपोजिट रजिस्टर। तो अपोजिट रजिस्टर, अब हमको किसका अपोजिट, 20 का अपोजिट। तो 20 फ्लो किस सॉरी उल्टा बोल दिए, किसका अपोजिट, I1 का अपोजिट। I1 फ्लो किस में कर रहा है, 2 में। I1 फ्लो किस में कर रहा है, 2 में फ्लो कर रहा है। अब 2 का अपोजिट कौन सा है, अब ना तो अब ये आपको अलग अलग नहीं देखना है, 3 5। अब इन दोनों 3 5 को आपने एक बना दिया, क्या बना दिया, Rx बना दिया है। यानी कि जो 2 का अपोजिट होगा ना तो 3 होगा ना 5 होगा, अपोजिट क्या होगा, Rx। तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, Rx, डिवाइडेड बाय क्या कर रहा है, सम ऑफ ऑल। तो सम ऑफ ऑल का मतलब क्या हो गया, 2 + 3 + 5 नहीं, ये सम ऑफ ऑल नहीं है। सम ऑफ ऑल क्या है, इन दोनों को आपने एक बना दिया है। तो सम ऑफ मतलब 2 + Rx, 2 + Rx। इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, इतना एम्पियर। अगर आपने ये प्रोसेस कर दिया 20 × Rx डिवाइडेड बाय 2 + 3 + 5, तो ये प्रोसेस रॉन्ग हो जाएगा। सम ऑफ ऑल का मतलब ये नहीं कि अगर 3 रजिस्टर आपको सर्किट में दिख रहे हैं तो उनको ऐड कर लेना है। सम ऑफ ऑल का मतलब ये है कि जिस रजिस्टर को आपने एक बना लिया है, कहने का मतलब अभी अगर 4 पे बात करेंगे तो वहां पे भी बात कर लेंगे। कहने का मतलब एक तो आपने छोड़ रखा था जहाँ की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, अब बाकी जिनको एक बनाया उनकी वैल्यू को अगर आपने एक कर रखा है तो वो और वो जिसको एक कर रखा उनका सम लेना है। इसी तरह आप बात करेंगे अगर हमको I2 ब्रांच का करंट निकालना है तो I2 किस में फ्लो कर रहा है, 3 में। तो 3 में फ्लो कर रहा है, तो अब क्या करना है, हमने बताया जिस ब्रांच का करंट निकालना उस ब्रांच को रजिस्टर को छोड़ देना है, बाकी दो को एक बनाना है। यानी कि 3 ओम को छोड़ देना है। अब आपको किसको एक बनाना है, 2 और 5 को, 2 और 5 को। तो 2 और 5 को जब हम एक बनाएंगे तो अब 2 और 5 को एक जब एक बनाएंगे तो यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा, यानी कि 2 × 5 हो जाएगा। तो 2 × जब 5 करेंगे तो 2 × 5 का वैल्यू 2 + 5 × 5 डिवाइडेड बाय 2 + 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 7, और इसको सॉल्व करने के बाद समथिंग नया वैल्यू आ गया Ry। ठीक, तो इस Ry को जब हमारा नया वैल्यू निकालेंगे तो अब क्या कहेगा I2, तो टोटल करेंट 20 मल्टीप्लाई बाय, अब इसको छोड़ रखा है हमने, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इन दोनों को जो आपने एक करके बनाया नया रेजिस्टेंस क्या, Ry, तो मल्टीप्लाई बाय Ry डिवाइडेड बाय 2 + Ry। इसको सॉल्व कर लिया, समथिंग एम्पियर आ गया। तो ये हो गया हमारा सेकंड ब्रांच का करंट। इसी तरह थर्ड ब्रांच का करंट, तो थर्ड ब्रांच करंट कौन सा, थर्ड ब्रांच का रजिस्टर क्या है, 5 ओम है। तो अगर यहाँ का करंट निकालना है तो इसको छोड़ के बाकी दो को एक बनाना है। तो 5 को छोड़ेंगे तो बाकी दो कौन कौन से हैं, 2 ओम और 3 ओम। तो जब उनको एक बनाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2 पैरेलल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये मैथमेटिकल सिंबल है आपका पैरेलल साइन का। तो ये 2 × 3, 2 × 3 डिवाइडेड बाय 2 + 3, सॉल्व कर लिया, समथिंग Rz वैल्यू आ गया। ठीक, अब यहाँ का जब हम कैलकुलेशन करेंगे इस ब्रांच का करंट, फिर आपको समराइज फार्मूला देखना है, क्या कह रहा है, टोटल करंट। टोटल करंट की वैल्यू आपको पता है, यहाँ दिख रहा है 20 मल्टीप्लाई बाय अपोजिट। आप कहाँ का करंट निकालना है, I3 की वैल्यू निकालना है। I3 फ्लो किस में कर रहा है, 5 में। तो ये इसका अपोजिट क्या होगा, ये दोनों, तो ये दोनों की सिंगल वैल्यू क्या है, Rz, मल्टीप्लाई बाय Rz डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल। तो एक तो ये है ही है और इन दोनों को आपने एक बना रखा है जिसकी वैल्यू Rz है, तो 5 + Rz कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, समथिंग एम्पियर आ जाएगा। ठीक, अब बात करेंगे कि इसी तरह 4 रेजिस्टेंस हो तो फिगर में, तो वहां पे भी 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो वहां पे भी कंसेप्ट यही है कि एक को छोड़ना है, बाकी को एक बनाना है। बाकी को एक बनेगा कैसे, वो आपको देखना है कि क्या वो बाकी रेजिस्टेंस सारे के सारे पैरेलल में है, कि सारे के सारे सीरीज में है, कि कुछ उसमें से सीरीज में है, कुछ उसमें से पैरेलल में है। ठीक, तो इस तरीके से वोल्टेज डिवाइडर रूल और करंट डिवाइडर रूल का हम लोग यूज करते हैं, जो कोई आपको एक बार फाइनलाइज फिर से बताया जा रहा है कि voltage divider rule is always applicable to the series combination and current divider rule is always applicable to the parallel combination. Thank you very much.